गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्टडी विद कमलेश में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था इंडस रिवर सिस्टम के दो हमारे ट्रिब्यूटरी है, झेलम और चेनाब के बारे में। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो अगली हमारी जो ट्रिब्यूटरी है वो रावी नदी के बारे में बताऊँगा। तो इंडस रिवर सिस्टम का जो हमारा जितनी सारी ट्रिब्यूटरीज है वो आज मैं ख़त्म करने वाला हूँ, ठीक है। तो पहला शुरू करते हैं पहले रावी नदी के बारे में। तो रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ी में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। इसका उद्गम स्थल कहाँ हो गया हमारा? कुल्लू पहाड़ी। कुल्लू पहाड़ी कहाँ पे हमारा? हिमाचल में। रोहतांग दर्रा हो गया उसके पश्चिम से, ये हमारा इसका ओरिजिन होती है। और राज्य के चंबा घाटी से बहती है। कहाँ हो गया वैली का नाम हमारा? चंबा घाटी। चंबा घाटी से बहती है। और पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले वो सराय सिंधु के निकट चेनाब नदी में मिलने से पहले यह नदी पीर पंजाल के दक्षिण पूर्वी व धौलाधर श्रेणियों के बीच प्रवाहित होती है, ठीक है। मतलब ये नदी कहाँ? चंबा घाटी से बहती है। आपको ये भी याद रखना है कि चंबा घाटी कहाँ पे है? वो हमारा हिमाचल में है। और इसी से हमारी कौन सी नदी आती है? रावी नदी आती है। साथ ये पाकिस्तान में कहाँ मिलती है? सराय सिंधु के पास, ठीक है ना। वो चेनाब नदी में जाके मिल जाती है। इसका आउटफ्लो कौन सी नदी होगा? मतलब डिस्चार्ज कहाँ करती है या फिर विसर्जन स्थल हमारा होगा चेनाब नदी। अब कौन सी ये दो श्रेणियों के बीच बहती है? पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधर श्रेणियों के बीच बहती है। तो ये हमारा कुछ फैक्ट्स है, ठीक। अगला, रावी नदी को वेदों में उनको किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, वेदों में देखिए तो हमारा किस नाम से जाना जाता है? वेदों में इरावती और पुरुषनी कहा गया है। क्या किस नाम से जाना जाता है? इरावती और पुरुषनी नदी के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए ये जो जितने सारे वेदों में हर एक नदी को कुछ ना कुछ नाम से जाना आता है। सभी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है कि हर एक नदी का नाम वेदों में कौन सा, ऋग्वेद में कौन सा कहा गया है, ठीक है ना। वो सारी चीज आपको जानना है। ऐसा कहा जाता है कि 10 राजाओं का युद्ध इसी नदी के किनारे लड़ा गया था, ठीक है ना। जो आप वैदिक सभ्यता जब हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा 10 राजाओं का युद्ध के बारे में, आपको इतिहास समझ में आएगा। 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था कौन सा नदी किनारे है? रावी नदी किनारे हो गया। रंजीत सागर, इसी का नाम क्या है हमारा? थीन बांध। रंजीत सागर डैम या फिर हमारा थीन बांध जो क्या है इसी नदी पर अवस्थित है, ठीक है। आपको पता होगा रंजीत सिंह का जो हमारा इलाका था, जम्मू कश्मीर वाला इलाका, ऊपर वाला जो पार्ट था, जम्मू वाला पार्ट, वो रंजीत सिंह का इलाका था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा है? रंजीत सागर डैम। वो हमारा क्या होगा? आपको मिलेगा पंजाब में होगा, ठीक है। अगली जो हमारी ट्रिब्यूटरी है वो हमारा हो जाएगा व्यास नदी। व्यास नदी जो समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है। तो ठीक है ना, व्यास कहाँ से निकलती है? व्यास कुंड। ये भी रोहतांग दर्रे के निकट ही है। यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है। और कौन सी घाटी है? कुल्लू घाटी। रावी नदी कौन सी घाटी से? चंबा घाटी। और धौलाधर श्रेणी में काती और लारगी में महाखड्ड का निर्माण करती है। कौन सी जगह में? धौलाधर श्रेणी जो इंडिया में ही है। काती और लारगी जगह है, वहां पे गॉर्ज का फॉर्मेशन करती है। तो आपको ये कभी जो गॉर्जेज हैं, सारे गॉर्जेज आपको याद रखना है। वो मैच द फॉलोइंग आपको वही पूछा जा सकता है कि इंडस नदी लद्दाख रेंज में गॉर्ज बनाती है, धौलाधर श्रेणी में ब्यास नदी बनाती है, झेलम नदी वो ग्रेटर हिमालय में बनाती है, महान हिमालय में बनाती है। तो सारे गॉर्जेज और एक साइड रिवर होगा, तो आपको मैच द फॉलोइंग का भी पूछा जा सकता है। उसको एक पीटी क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है। अगला, यह पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है और हरिके के पास, एक जगह का नाम है पंजाब में, हरिके के पास सतलुज नदी में जा मिलती है। व्यास नदी को वेदों में विपाशा का नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ब से व्यास और व से विपाशा हो गया, तो व्यास नदी को विपाशा का नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। देखिए लंबाई याद करना आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जब आपको कंपेरिजन पूछा जाएगा कि इन नदियों को सबसे लंबाई के आधार पर इनको सीक्वेंस में अरेंज कीजिए, ज्यादा से कम आधार पर, तो आपको इसमें इसलिए आपको जरूरी हो जाएगा फैक्ट। एग्जैक्ट नहीं पूछा जाएगा 470 में 70 किलोमीटर 71 किलोमीटर, ऐसा कभी नहीं पूछा जाता। अगला है हमारा पोंग बांध और व्यास, इसी को बोला जाता है व्यास बांध। ये हमारा हिमाचल में है, तो व्यास नदी पे ही स्थित है हमारा। तो पोंग रिजर्वियर या फिर पोंग डैम या फिर व्यास डैम हो गया, कहाँ पे है? हिमाचल में। तो ये हमारी दूसरी ट्रिब्यूटरीज होगी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अगला, जो हमारा सबसे अंतिम हमारा ट्रिब्यूटरी है। हमारा अंतिम ट्रिब्यूटरी किसकी? इसका इंडस रिवर सिस्टम का। तो सतलुज रिवर तिब्बत में 4000
555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है। किस जगह से ना इसका ओरिजिन होगा? उद्गम स्थल राक्षस ताल। ठीक है ना। और आपको पता होगा तिब्बत से निकलती है। तिब्बत की हाइट क्या है? 6000 मीटर है और विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, तो विश्व का छत भी कहा जाता है। तो उसकी हाइट तो 4-5 हजार के आसपास ही होगी, इतना आप तो अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है ना, हाइट याद करने की जरूरत नहीं। जहाँ लोंगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है, तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है? सतलुज को लोंगचेन खंबाब को। और तिब्बत में इंडस को किस नाम से जाना जाता है? सिंगी खम्मान से। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? हाँ, सांगपो रिवर के नाम से। सारे आपको याद रखना, तिब्बत में सारे नदियों को किस नाम से जाना था। ठीक है, तिब्बत में 3 नदियां आती है, इंडस, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। तीनों का 3 नाम है, आपको मैं बताऊंगा। कभी मैच द फॉलोइंग ऐसा आ सकता है कि तीनों का मैच द फॉलोइंग, तो आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए अगला हम लोग का कौन सा है? भारत में प्रवेश करने से समांतर बहती है। मतलब भारत में प्रवेश करने से पहले क्या है? ये पैरेलल बहती है। मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। ठीक है ना, मैप में देखिए ये हमारी सतलुज रिवर, देखिए ये अभी क्या है? भारत के पैरेलल बह रही है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से मुड़ जा रही है। तो भारत के समांतर कौन सी नदी बहती है? ये हमारी सतलुज नदी है। उसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पे ये जो हमारा है व्यास नदी, जो मैंने बताया, यहाँ से व्यास नदी आके किसमें मिलती है? सतलुज में मिलती है। उससे पहले कहाँ पे हमारा चेनाब नदी है, ये वाला पार्ट हो गया। फिर चेनाब हो गया, फिर झेलम हो गया, फिर इंडस हो गया। इसको अच्छी है। देखिए ठीक है, भारत में प्रवेश करने से समांतर बहती है। और रोपड़ जो हमारा कहाँ पे है? पंजाब में है। रोपड़ एक हमारा हड़प्पन साइड भी है, हड़प्पा स्थल भी है। रोपड़ में एक महाखंड बनाती है। तो कहाँ पे महाखंड बनाती है? सतलुज नदी रोपड़ जगह में से निकलती है। यह हिमालय पर्वत श्रेणी में सिपकिला से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। कहाँ से बहती है? सिपकिला से। ठीक है ना, आपको पता होगा कि जो कोई भी दर्रा होता है, पास होता है, सिपकिला मैंने दर्रा भी बताया हूँ। सिपकिला दर्रा का निर्माण कौन करता है? हमारा सतलुज नदी बनाती है। सतलुज नदी की ग्रेटर हिमालय को काट के क्या रास्ता बना दी। बाद में वो क्या हो गया? लोगों का आने जाने का रास्ता हो गया। ये सिपकिला दर्रा भी है, सिपकिला गौर्ज बोल सकते हैं उसको। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी मतलब पूर्ववर्ती नदी। पूर्व किसके पूर्व? हिमालय के पूर्व। मतलब ऐसी नदी जो हिमालय के बनने से पहले भी बहती थी, उसे क्या कहा जाता है? पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। जैसे देखिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए आपको लग रहा है कि भारत के बाहर से है। हिमालय तो भारत वाला पार्ट है, तो भारत के बाहर से मतलब क्या है? यहाँ इधर तो हिमालय नहीं है। इसका मतलब क्या है कि नदी हिमालय के बनने से पहले बाहर, मतलब हिमालय के बनने से पहले भी वो थी। बाद में जब हिमालय उठा, हिमालय को काटते हुए क्या हो गया? वो इंडिया के इस पार हो गई। जैसे इंडस, इंडस भी क्या है? एक पूर्ववर्ती नदी है, या फिर इसको हम लोग एंटीसीडेंट रिवर बोल सकते हैं। एंटीसीडेंट रिवर मतलब जो हिमालय के बनने से पहले। ये भी देखिए तिब्बत से बहती है। तो इंडस मतलब सिंधु, सतलुज और हमारा ब्रह्मपुत्र, तीनों तिब्बत से निकलती है। और तीनों का तीनों क्या है? हमारा एंटीसीडेंट रिवर है। आपको ये याद रखना है। ठीक है ना, यह पूर्ववर्ती नदी है। जो नदी हिमालय के बनने से पूर्व बहती थी उसे पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। अगला देखिए, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक नदी है क्योंकि यह भाखड़ा नांगल परियोजना के नहर तंत्र को पोषण करता है। अब भाखड़ा नांगल परियोजना क्या है? भाखड़ा नांगल नहर परियोजना आपको मैं एक दिखाता हूँ मैप। ठीक है ना, पहले इसको देख लीजिए। तो भाखड़ा नांगल परियोजना क्या है? एक नहर बनाया गया है यहाँ पे। सतलुज नदी जहाँ, ब्यास नदी जहाँ मिलती है, उससे क्या नहर बनाया गया है। और नहर को पूरे राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को पोषित करता है। तो उस वाले इलाके में है। आपको मैं पहले मैप में दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। सॉरी, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये देखिए यहाँ से है, ये नदी है यहाँ पे। यहाँ से होते हुए ये जो हमारा दिख रहा है, ये इंदिरा गांधी कैनाल है। यही नहर है, सबसे बड़ा नहर है भारत का, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये भाखड़ा नांगल परियोजना से पानी से क्या होती है? इधर आती है। पूरी डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में थोड़ा आगे। तो भाखड़ा नांगल परियोजना का जो नहर है, मतलब इंदिरा गांधी नहर, उसको जल देती है, जल से पोषण करती है। यह पंचनद में सबसे लंबी नदी। पंचनद मतलब कौन? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ये 5 नदी है, इसलिए पंचनद कहा जाता है। सबसे लंबी, जिसकी लंबाई कितना है? 1500 किलोमीटर है। झेलम की शायद 1200 के आसपास होगी। ठीक है ना, इतना है। सतलुज नदी को सतद्रु नाम से जाना जाता है। देखो सब नदी का क्या अपना नाम है। सतलुज का क्या होगा? सतद्रु हो गया, सतलुज, सतद्रु हो गया। फिर व्यास को बस व्यास, बस विपाशा हो गया। सारे नाम आपको याद करना है। ठीक है ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन आएगा।
उसके बाद क्या है, सतलुज यमुना लिंक। सतलुज यमुना लिंक सतलुज और यमुना नदी को जोड़ने का एक प्रस्तावित प्रोजेक्ट है। ठीक है, नाम से पता चला SYL, S से सतलुज, Y से यमुना, L से लिंक, मतलब जोड़ना हो गया। कैसे जोड़ा जाएगा इसको मैं आपको यहाँ पे मैप में दिखा देता हूँ। जैसे देखिए, ये नदी कौन सी हो गई हमारा, गंगा नदी, ये यमुना नदी और ये सतलुज नदी, और बीच में क्या है हमारा, दिल्ली रीज है, ये पोटवार प्लेट्यू है, ये आसपास से उठा हुआ है। यहाँ ये क्या है ना, ये जल विभाजक का काम करती है। यहाँ से अलग हो जाता है अलग रिवर सिस्टम गंगा नदी तंत्र का, और यहाँ से पश्चिम में सिंधु अलग नदी तंत्र है। तो अब इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई, ये कोलकाता है, मान लीजिए यहाँ पे कोलकाता से मान लीजिए कोई कराची आना चाहता है, तो कोई कनेक्टिविटी नहीं है, सिर्फ यहीं तक आ सकता है, इस नदी के सहारे, जहाज के सहारे यहाँ तक आ सकता है। लेकिन यहाँ से यदि वो यहाँ आना चाहता है तो कैसे आएगा, तो यदि हम इसको यमुना नदी को और सतलुज को जोड़ दें तो यहाँ से होते हुए वापस क्या फिर कहाँ तक, ये कराची तक आ सकता है। इसका मतलब बंगाल की खाड़ी और जो हमारा अरेबियन सी, दोनों क्या हो जाएगा, एक यूनाइट हो जाएगा। इसलिए इस परियोजना को बनाया जा रहा है। तो इस परियोजना का नाम क्या हो गया हमारा, सतलुज यमुना लिंक। लेकिन अभी क्या है, परियोजना रुका हुआ है पंजाब के विरोध के कारण। ठीक है ना, हम लोग को उसमें नहीं जाना है अभी। देखिए, जिसका उद्देश्य क्या है, गंगा नदी तंत्र, किसको, गंगा नदी तंत्र को सिंधु नदी तंत्र से जोड़ना है। आपको मैंने बताया अभी। उससे क्या हो जाएगा, हमारा नेविगेशन में फायदा हो जाएगा। कलकत्ता का माल क्या हो जाएगा, कलकत्ता का माल कराची तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, ये पहला। भाखड़ा नांगल बांध, पहला क्या हो, भाखड़ा नांगल बांध, ये दो बांध है, भाखड़ा एक हिमाचल में और पंजाब। ठीक है, तो भाखड़ा हमारा कहाँ है, हिमाचल में है, और नांगल कहाँ है, पंजाब में है। लेकिन इन दोनों को कंबाइंड एक साथ बोला जाता है क्योंकि दोनों को एक साइड बनाया गया था। दूसरा जो बांध है हमारा कौन सा है, नाथपा झाकरी बांध, हिमाचल में है, सभी सतलुज नदी पर स्थित है। भाखड़ा बांध गोविंद सागर जलाशय का निर्माण करता है। अब जैसे क्या होता है, देखिए, ये मान लीजिए क्या, ये डैम है, तो ये कौन सा बांध हो गया हमारा, ये हमारा भाखड़ा नांगल डैम हो गया। तो अब देखिए, इसके अब डैम तो बन गया, ये सीमेंट जो रोक दिया पानी को, डैम हो गया, लेकिन जो इसके पीछे पानी जमा हुआ उससे क्या बनता है, जलाशय बनता है। तो ये जलाशय का नाम क्या है हमारा, गोविंद सागर जलाशय। तो गोविंद सागर जलाशय का निर्माण करता है, जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा जलाशय है। ठीक है ना, भारत का तीसरा सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है, गोविंद सागर। तो पहला और दूसरा मैं बताऊंगा आपको, पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला जो रिवर आएगा, पेनिनसुलर रिवर, तब उसमें बताऊंगा। सतलुज और व्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज से, हरिके बैराज कहाँ है, पंजाब में होगा, पंजाब हिमाचल बॉर्डर में। सतलुज और व्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर की जलापूर्ति होती है। हरिके बैराज आपको मैं दिखा दूंगा, यहाँ पे मैप में होगा। देखिए ये दोनों संगम के स्थल पर क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, हरिके बैराज है। यहाँ से क्या होता है, ये इसको पानी को रोकते हैं और इसी पानी से क्या होता है, नहर खोलते हैं। ये पूरा हमारा क्या होता है, पूरा राजस्थान तक आती है। ठीक है, इस नहर का मैंने आपको मैप में दिखाया। आप एक काम करो ना, आप पहले, मैं बार बार बताया हूँ आपको कि आपके पास एक एटलस होना बहुत जरूरी है। आप ऑक्सफोर्ड का एटलस खरीद लो, ठीक है, या फिर आप स्टडी टुडे पब्लिकेशन का एटलस खरीद लो, या फिर हो सकता है तो ब्लैक स्वान का, या फिर कोई अदर, जैसे के सिद्धार्था का आता है हमारा ज्योग्राफी थ्रू द मैप्स, सारे आपको हिंदी में मिल जाएंगे, आप वो ले सकते हो। ठीक है ना, सभी आपके काम आएंगे। तो ये हमारा कितना होगा, तो आप इधर देखिए। ठीक है ना, तो इंदिरा गांधी कैनाल 650 किलोमीटर है हमारी इसकी लंबाई, और भारत का क्या सबसे लंबा है, जलापूर्ति की जाती है। कहाँ से आती है इसका जल, कहाँ, हरिके बैराज से। बैराज मतलब क्या होता है, जो छोटे डैम को बैराज बोला जाता है। ठीक है, यह भारत का सबसे लंबा नहर है। कितना है, 650 किलोमीटर लंबाई, भी आपको याद रखना है इसमें, जो पंजाब हरियाणा से होते हुए राजस्थान के पश्चिमी भाग में विस्तृत है। ठीक है, मतलब कौन कौन से राज्य से, कौन कौन राज्य का ये ज्वाइंट वेंचर है, मतलब ये पंजाब हरियाणा और राजस्थान का संयुक्त परियोजना है। लेकिन एक चीज ध्यान देना है, ये इन तीनों का क्या है, हमारा संयुक्त परियोजना है। अब देखिए, इसमें मैं आपको मैप में दिखा दे रहा हूं पहले। यहाँ पे देखिए, ये जो आपको मैप, ये नदी दिख रही होगी, ठीक है ना, ये यहाँ से राजस्थान का जो पूरा हमारा वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे पूरा क्या है, थार डेजर्ट है। तो इसलिए थार डेजर्ट का क्या हो गया, थार डेजर्ट में हमारा पूरा ये गर्मी वाला इलाका है, तो इसके इधर वाला खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। फिर हरियाणा में भी कुछ पार्ट आता है हमारा कुछ, और यहाँ पे हमारा ये जो दिख रहा है वो थोड़ा सा, यहाँ पे क्या है हमारा, हरिके बैराज है, यहाँ से पानी का सप्लाई होता है। ठीक है, अब इसका क्या है ना, आपको इसका इम्पैक्ट मैं बताऊंगा कि इंदिरा गांधी कैनाल का हमारे मानसून पे क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है ना, तो वो मैं आपको क्लाइमेट चैप्टर में बताऊंगा कि इसके कारण क्या है, हमारा मानसून का थोड़ा प्रभावित हुआ है, मानसून का डायरेक्शन में थोड़ा चेंज आया है।
इसी इंदिरा गांधी कैनल के, बहुत बड़ा है, 560 किलोमीटर, छोटा नहीं होता है। ठीक है, तो ये मैं बताऊंगा, तो अभी इस क्लास में तो नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, तो ये था डेजर्ट में ये विस्तृत है। ठीक है ना, एकमात्र। अगला देखिए हम लोग का जो अगला हमारा इसमें टॉपिक है इंडस रिवर सिस्टम का, मैंने ट्रिब्यूटरी सारे कंप्लीट कर दिया। अब देख लीजिए अगला जो हमारा पार्ट है सिंधु नदी तंत्र। देखिए हमारा इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता, सिंधु जल संधि नदियों के बीच जल वितरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक संधि है। ठीक है ना, किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि सिंधु का जो हमारा ड्रेनेज बेसिन है, जो अफवाह क्षेत्र है, वो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और काबुल 4 देशों में फैला हुआ है। लेकिन जो एग्रीमेंट बना हुआ है, ये समझौता है 2 देशों के बीच हुआ है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए। मान लो फ्यूचर में कभी चाइना या अफगानिस्तान कभी इस ट्रीटी के विरुद्ध यदि मान लीजिए कोई अगेंस्ट यदि हो जाए तो ट्रीटी टूट सकती है, क्योंकि नदी जब 4 देशों में फैला हुआ तो 4 देश इसके भागीदार होना चाहिए, लेकिन 2 ही देश है। इस संधि में विश्व बैंक की मध्यस्थता की, इस संधि में विश्व बैंक ने मध्यस्थता की। इसका मिडिल में जो हमारा मध्यस्थता कौन क्या था? विश्व बैंक ने किया। इस संधि में कराची 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति, ठीक है, हमारा क्या बताया अभी मैंने, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए। अब देखिए इसमें, तो इसलिए इसको 1960 सिंधु जल समझौता 1960 के नाम से जाना जाता है। इस समझौता के अनुसार तीन पूर्वी नदियां, पूर्व की 3 नदियां कौन सी? व्यास, रावी और सतलुज। ठीक है ना, पूर्व की नदियां का मतलब क्या हो गया? आप यहाँ पे देखेंगे, आप मैप में मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये हो गया सतलुज, व्यास और रावी, ये 3 नदियां इंडिया को मिला, और चेनाब, झेलम और इंडस, ये 3 पाकिस्तान के हिस्से में आया। ठीक है, तो व्यास, रावी और सतलुज का नियंत्रण भारत को तथा 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, चेनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। ठीक है, हालांकि पश्चिमी नदियां पहले भारत से होकर गुजरती है, इसलिए उसके अनुसार उनका उपयोग सिंचाई, परिवहन और बिजली उत्पादन की अनुमति है। भारत को क्या है, पश्चिमी नदियां भले ही उसको मिला, लेकिन कुछ भाग पहले तो ये इंडिया से पास होती है ना, इसलिए इसमें भी अधिकार भारत को दिया गया। पूर्वी नदी में ही तो भारत का 100% राइट्स है, लेकिन पश्चिमी नदी में भी अधिकार है। वो कितना है? 20% है। देखिए भारत पश्चिमी नदियों का 20% जल का उपयोग करेगा। ठीक है ना, और पूर्वी नदियों पे पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले पूर्व पानी का अनन्य उपयोग करेगा, मतलब उसका जितना चाहे उपयोग कर सकता है, चाहे सिंचाई के लिए पूरा भरपूर इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है ना, पूर्वी नदियों के बारे में, या बिजली का उत्पादन करे या कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो हमारा पश्चिमी नदियां हैं उसमें बड़े बड़े बांध नहीं बना सकता है, पानी को उतना डाइवर्ट नहीं कर सकता है। ठीक है ना, परिवहन के लिए इस्तेमाल जबरदस्त कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ये हमारा चीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका इस प्रयोजन के लिए संधि के अस्थायी सिंधु आयोग का प्रावधान किया गया है, जिसमें देश के द्वारा एक आयुक्त किया जाएगा। ठीक है ना, देखिए इस संधि को, एग्रीमेंट को बनाए रखने के लिए क्या है, एक परमानेंट इंडस कमीशन बनाया गया है। ठीक है ना, इसमें कौन होगा? भारत का एक कमिश्नर होगा, आयुक्त होगा, और पाकिस्तान का भी एक आयुक्त होगा, और बीच में हमारा कौन है? हमारा वर्ल्ड बैंक भी रहेगा। इन तीनों के बीच का ये आयोग काम करेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये इंडस रिवर सिस्टम हो गया। तो अगला जो हमारा हो जाएगा गंगा नदी तंत्र है। तो गंगा नदी तंत्र मैं चाहता हूं कि अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। ठीक है ना, डिटेल से। तो पहले ये तो हमने कंप्लीट कर दिया है। आपको क्या करना है, हर एक चीज को लिखना है, लिख के अपने साथ कॉपी रखना है, सब नोट डाउन करना है, सारा एक एक चीज बनाना है। ठीक है, ताकि आपको आसानी से हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा जिसमें प्रत्येक देश क्या हो गया, एक आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। तो ये हमारा इसका पार्ट हो गया। अब गंगा रिवर सिस्टम जब बताऊंगा उससे पहले मैं पूरा उसका सारा डिटेल कराऊंगा। ठीक है ना, तो 2 चीजें हैं हमारे पास। अब एक तो पहले हमारे पास आपको एटलस आपको रखना है, और सारा चीज आपको एक कॉपी में नोट डाउन करना है। कोई भी दिक्कत हो तो आप व्हाट्सअप में, मैं व्हाट्सअप नंबर देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसमें कमेंट करें। ठीक है ना, मैं आपको उसमें सोल्यूशन करा दूंगा जितनी सारी दिक्कत होगी। ठीक है, या फिर मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्व करा दूंगा उस प्रॉब्लम को। ठीक है, ये चीज, कोई चीज छूट गया तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं उसको अगले वीडियो में उसको कंप्लीट करा दूंगा। लेकिन
मुझे जहां तक लगता है एक एक चीज मैं कभी कवर करता हूँ, ठीक है ना, बहुत डिटेल से बनाया हूँ। और मैं जो लिखा हूँ अभी ये सारे पैरा फॉर्म में लिखा हूँ। आप चाहें तो इसको शॉर्ट बनाने के लिए आप उसको बुलेट फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे ओरिजिन कहाँ है, या फिर कोई भी नदी का है ओरिजिन लिखना है, उसका विसर्जन स्थल लिखना है, कौन कौन से स्टेट से गुजरती है वो लिखना है, कौन कौन सा सिटी से गुजरती है वो लिखना है, सारे एक एक चीज करना है आपको। कौन कौन सी उसकी सहायक नदी है, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी कौन सी है, मतलब दाहिने ओर से की सहायक नदी कौन सी है, बाएं ओर की सहायक नदी कौन सी है, ये सारा चीज आपको करना है एक एक चीज। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये हमारा आज का वीडियो होगा, ठीक है। तो आज फिलहाल इतना ही रखता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।